मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में जो पढ़ा अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब आप इन सवालों का कुछ का जवाब देंगे जिससे एक ये समझ भी बनेगी कि आपको कितना चीज़ अपन पढ़ चुके हैं और कितनी आपके हिस्से आ चुकी है और कितनी हम उसे दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करें और फिर उससे आगे प्रोसीड करें। तो कल की क्लास में हमने खासकर क्या पढ़ा था उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, वो रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कहा था जो अपन ने बैकग्राउंड तैयार किया है, वॉट एवर वी हैव रेड टिल नाउ, जो भी बैकग्राउंड की चीज़ें थी, अब उन चीज़ों के उसके ऊपर कुछ एक राइटर्स का जिक्र है। उन राइटर्स का रेफरेंस तो अपन बैकग्राउंड तैयार करते वक्त देख चुके थे। तो जो इम्पोर्टेंट राइटर होंगे उनको एक एक करके अभी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल क्या है, दोनों तरीके से आते हैं परीक्षा में। सवाल आपके ये भी पूछे जाते हैं कि आपने किसी चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस में है तो उसके पीछे की कहानी क्या है। सवाल आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि कोई राइटर है तो उसका काम क्या है, उसने क्या काम किया है। तो लिटरेचर का ताना बाना इन्हीं दोनों चीज़ों से बनता है। लैंग्वेज तो है ही भाषा जिसमें लिखा गया है साहित्य, और दूसरा ये है कि उसके अंदर अपने पास हमने कहानियाँ क्या रखी हैं, हमने उसका लिटरेचर पढ़ा क्या है। सो इट्स योर टर्न नाउ। कल हमने क्या पढ़ा है उस पर थोड़ा सा एक बार आप बताइए, क्या चीज़ थी, क्या पढ़ा था कल अपन ने। एज ऑफ चौसर एंड एज ऑफ डार्कनेस। हमने मिडिल इंग्लिश पढ़ते वक्त ये बात करी थी। मिडिल इंग्लिश पढ़ते वक्त मिडिल इंग्लिश and we people discuss about Anglo-Norman, age of Chaucer और डार्क एजेस। अब यहीं करके देखते हैं। एंग्लो नॉर्मन तो अपन पीछे की क्लास में समझ के आए थे, उसका रिवीजन भी किया था। इस एज ऑफ चौसर में क्या पढ़ा था अपन ने, कुछ ध्यान आ रहा है? एज ऑफ चौसर पहला हिस्सा जैसे मैं रख लेता हूं लैंग्वेज के ऊपर। क्या पढ़ा था लैंग्वेज के ऊपर? मिडलैंड डायलेक्ट। मिडलैंड कौन सा मिडलैंड डायलेक्ट? वेस्ट मिडलैंड भी है, ईस्ट मिडलैंड भी है। मिड तो किसी भी चीज का कैसे भी देख सकते हो आप, ऐसे ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो मिड तो ये हुआ, ये इंग्लैंड का नक्शा है, साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपके हिसाब से मिडलैंड तो यहां होना चाहिए था। अब सही है क्या ये चीज? सही है। ईस्ट मिडलैंड, यहां वाला हिस्सा ईस्ट मिडलैंड, लंदन शहर राजधानी अपन ने बात करी थी। अब लैंग्वेज के ऊपर अपन ने जो पढ़ा उसके ऊपर एक बार देखिएगा। मैंने कहा था ईस्ट मिडलैंड, पहली बात ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट पढ़ा था। फिर इसके रीजंस ढूंढे थे, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ही पॉपुलर क्यों हुआ। उसके अंदर बात करी थी हमने किस चीज की? लंदन सिटी एज ए कैपिटल, पर्सनल लाइफ ऑफ चौसर। पर्सनल लाइफ में कहा था कि वो खुद भी इसी एरिया से आते थे। फिर अपन ने कहा था ब्लैक डेथ, मिडिल क्लास बन रही थी, वो इसी एरिया में आके रह रही थी। ये सब बातें अपन ने करी थी, इन चीज़ों की चर्चा हुई थी। कोर्ट कल्चर और उन सब के बारे में बात करी थी। जैसे अपन ने कहा था दिल्ली शहर है, राजधानी है, सरकारें वहाँ से चलती हैं। एक मुंबई की बात करी थी, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है, तो वो ज़बान भी आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते नज़र आएंगे।
हमने कहा ना लैंग्वेज का डोमिनेंस कैसे तैयार होता है, सत्ता से होता है, पैसे से होता है, तो वो दोनों चीज़ें ये अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने चौसेरियन एज की सोसाइटी को समझा था, क्योंकि लैंग्वेज को समझने, लिटरेचर को समझने के लिए समाज बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी इज द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ एनी लिटरेरी डिस्कोर्स, यू नो, विदाउट एनी social background you cannot get to know about the whole literary theory, about the whole literary discourse. अगर आपके पास समाज का ज्ञान नहीं है तो साहित्य का ज्ञान भी नहीं। तो उसी के सिलसिले में हमने यहाँ सोसाइटी की बात करी थी। अब सोसाइटी क्या थी? हमने देखा था इस समाज में रिवोल्ट थे, रिलीजियस रिवोल्ट भी थे। हमने यहाँ रिलीजियस रिवोल्ट के अंदर सबसे पहले नाम किसका पढ़ा था? वाइक्लिफ का पढ़ा था। और इसी इंसान को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन कहा है। रेफॉर्मेशन जो इंग्लैंड के में हेनरी VIII के वक्त आएगा, उसकी शुरुआत पहले इस आदमी ने कर दी थी। रेफॉर्मेशन जो मार्टिन लूथर के केस में जर्मनी में दिखेगा, रेनेसां एज में दिखेगा, उसकी शुरुआत इस आदमी ने कर दी थी, क्योंकि ज़रूरत मजबूरी थी समाज की। पीजेंट रिवोल्ट थे, उन रिवोल्ट से दबे के कुचले किसानों को ऊपर रिलीजियस डोमिनेंस भी बहुत ज़्यादा था, ये पढ़ा था। उसके बाद पीजेंट रिवोल्ट, ये भी पढ़ा था। और पीजेंट रिवोल्ट में अपने पास नाम था वो टेलर का। टेलर साहब ने क्या किया था? किसानों को बताया था, जैसे हमारे यहाँ पे किसान आंदोलन हुए, पीजेंट मूवमेंट हुए, वैसा ही वहाँ था। और उन्होंने बताया कि आपको दबाया जा रहा है, आपको प्रोटेस्ट की ज़रूरत है, आपके हक हैं, आपके हुकूक हैं, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। इस इंसान को फिर बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, बिकॉज ऑफ हिज प्रोटेस्ट, ही वॉज पिनलाइज्ड बाय द चर्च। चर्च ने, सरकार ने इसे मरवा दिया था इसी पीजेंट रिवोल्ट में। अब सरकार ने क्यों मरवा दिया? देखिए, पुराने वक्तों में, मैंने नाम चर्च का इसलिए लिया था कि पुराने वक्तों में चर्च सुप्रीम पावर था, सरकारें चर्च के अंडर में ही चलती थी। वो तो अपन हेनरी VIII पढ़ेंगे तो उसने चर्च को बदल के रख दिया था। तो टेलर का जिक्र आया था समाज में, पीजेंट रिवोल्ट का जिक्र आया था, रिलीजियस का जिक्र आया था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। फिर हमने लिटरेचर की बात करी थी। लिटरेचर में क्या चर्चा थी? लिटरेचर में हमने एलिगरी की बात करी, हमने रोमांस की बात करी, हमने मिस्ट्री प्लेस की बात करी, हमने मिरेकल प्लेस की बात करी। क्या थे ये मिस्ट्री और मिरेकल? कल क्या पढ़ के आए थे इसके बारे में अपन? मिस्ट्री का क्या मतलब पढ़ा था और मिरेकल का क्या मतलब पढ़ा था? क्या है मिस्ट्री, क्या है मिरेकल? मिस्ट्री रहस्य और मिरेकल चमत्कार। तो हमने जो पढ़ा उसका आपने कचरा कर दिया है। हमने मिस्ट्री से रिलेटेड ये पढ़ा था कि मिस्ट्री का मतलब उस रहस्य की दुनिया से नहीं था, ज़्यादा संबंध ट्रेड और गिल्ड से था। ट्रेडिंग कंपनीज जो हुआ करती थी वो बाइबल से जुड़े हुए प्लेज, नाटक थे, उन्हें सर्कुलेट करती थी, जिनसे उनका प्रचार हुआ करता था। ये समझने वाली चीज़ है, शब्दों का धोखा कई बार होता है अपने साथ। यही इसी केस में अपने मिरेकल सेंट्स की लाइफ पे, जो संत हुए, महात्मा हुए, महात्मा तो उस वक्त में संत ही की कैटेगरी में आएंगे, तो संत थे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर हमने ये चीज़ें देखी थी। रोमांस, फ्रेंच लिटरेचर तो पूरा टिका ही रोमांस पे था। ये भी पिछली क्लास में देखा था कि रोमांस आने का ज़रूरी कारण क्या था वहाँ। देखिए, रोमांस की सबसे पहली शर्त ये थी, आपको वक्त चाहिए इसमें, एडवेंचर के लिए भी वक्त चाहिए, प्यार मोहब्बत के लिए भी वक्त चाहिए। एलीट क्लास सोसाइटी थी फ्रेंच सोसाइटी, वक्त था इनके पास, वक्त था, तो ये लिटरेचर में भी दिखा, ये कहानियों में भी दिखा, समाज से ही चीज़ें बन के आ रही हैं। उसके बाद हमने डार्क एजेस के बारे में चर्चा करी। बैरन एज, राइटिंग के तरीके से इस समाज में, सोसाइटी की तरीके से देखें
तो क्या था? वॉर्स, 100 ईयर वॉर्स, प्लेंटाजेनेट डायनेस्टी। 100 ईयर वॉर के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने? फिर वॉर ऑफ रोजेस के बारे में भी कुछ पढ़ा था। बताइए। These two things proves that this age was actually a barren age. Now tell me, what is Plantagenet and what did we people talk about Plantagenet dynasty? उसी से ट्यूडर निकलेंगे, उसी से आपकी क्वीन रानी एलिजाबेथ निकलेगी जो इंग्लैंड को गोल्डन एज देके जाती है। ये प्लेंटाजेनेट प्लांट जेनेसिस से आया हुआ एक शब्द, और इसी प्लांट जेनेसिस से दो हाउसेस निकलते हैं, लैनकेस्टर एंड यॉर्क। एक रिप्रेजेंट कर रहा है रेड रोज को और एक रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट रोज को। और इसी समाज, सोसाइटी, इसी डायनेस्टी के बीच में आपस में क्लैश होता है, और क्लैश होते होते 30 साल तक कहीं ना कहीं चलता है। और इसी प्लेंटाजेनेट डायनेस्टी के ऊपर आपने देखा होगा एक वेब सीरीज भी थी, गेम ऑफ थ्रोन्स। वो इसी वॉर ऑफ रोजेस के ऊपर कहीं ना कहीं आसपास आपको दिखती है, प्लेंटाजेनेट डायनेस्टी और इसके ऊपर। तो ये वॉर ऑफ रोजेस की बात करी। उसके बाद लिटरेचर कैसा होगा? लिटरेचर साहब यहां बैलेड दिखे अपन को, क्वाट्रेन, 4 लाइन का स्टेंजा। स्टेंजा किसे कहते हैं ये वो समझ के आए थे। उसके बाद बैलेड आने का रीजन समझा था कि बैलेड क्यों आया। बैलेड आने की वजह ये देखी थी कि जो कहानियां नुमा गीत होते थे उन पे लोग डांस भी करते थे। बैलेज से निकला ये शब्द है बैलेड। और वो जो वॉर्स होते थे इनकी सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे थे। न्यूज़पेपर तो थे नहीं, बार्ड्स, स्कॉप्स, ये लोग यहाँ तक ये सूचनाएं दे रहे थे। तो बैलेड मिडिल एजेस की एक प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म जो प्रचलित हुई। इसी एज में मिस्ट्री मिरेकल से निकल के मोरालिटी प्ले आया। धर्म तो टूट, धर्म का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बच रहा था। अब मोरालिटी, नैतिकता की बात, धर्म लोगों को दिखा दिया था कि कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह ले रहे हैं, रिलीजन खत्म है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो लड़ाइयों में नैतिकता की बातें बताने के लिए मोरालिटी प्लेज आते हैं। जैसे एवरी मैन नाम का मोरालिटी प्ले आया जो आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये डार्क एजेस का पूरा सिनेरियो था। कविता, लिटरेचर फ्लरिश नहीं हुई यहाँ पे। कविता और लिटरेचर क्यों फ्लरिश नहीं हुई? पैटर्न्स के बेसिस पे काम कर रहे थे लोग। कोई राजा के लिए गा रहा है, राजा के लिए लिख रहा है, राजा लड़ाइयाँ लड़ रहा है, पोएट के पास वक्त नहीं है कविता सुनाने का, किसको सुनाए? तो चौसर ने जो लिखा था उसका कॉपी पेस्ट ही कहीं ना कहीं चल रहा था। यही साहित्य था, इतनी सी बात साहित्य पे थी। अब अपन बात करते हैं इससे आगे बढ़ के जो पढ़ के आए हैं। एक लैंग्वेज के सिलसिले में अपन ने एक बात और करी थी, ध्यान हो अगर आपको तो। वो बात थी ग्रेट वाल शिफ्ट की। स्वर हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए, जो पुरानी अंग्रेजी अपन को दिखती है, और उन स्वरों के शिफ्ट होने से भाषा जो आज की रिफाइंड है वो दिखी। इसमें एक चीज और थी, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस आई थी। इस प्रिंटिंग प्रेस का मैंने जानबूझ के यहां जिक्र नहीं किया बैरन एज में, इसको रेनेसों के कॉन्टेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा मजा आएगा इसकी 2-5 चीजों को जानकारी करने में। अब अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी बात करते हैं। अब हमारे आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स में से राइटर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको नोट्स दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा, उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जो पढ़ा है वही है सारी चीज। आई विल ट्राई टू डेलिनिएट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट स्टोरीज, और उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे जिससे आपकी समझ उसके बारे में बेहतर हो। एक बात ये अपन पढ़ के आए हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, पहले एंग्लो सेक्शन है, फिर एंग्लो नॉर्मन है, फिर मिडिल एजेस है। आगे देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंग्लो सेक्शन का अपन समझ के आए थे। हिस्ट्री एंग्लो सेक्शन की क्या कह रही थी पढ़ के आए थे पूरा का पूरा। हमने देखा था
एंग्लो सैक्सन पीरियड क्या था, वापस दोबारा उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहां 2-3 नाम दिख रहे हैं आपके नोट्स में आपको। एक तो रोमन आर्मी दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट जर्मनी दिख रहा है, 449 दिख रहा है, किंग आर्थर दिख रहा है, वेसेक्स दिख रहा है, और उसके बाद 597 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6। इनके बारे में जानकारी बताओ, अपन ने करी थी या नहीं करी थी, क्या पढ़ा था इनके बारे में? जैसे मैं ये नाम लिख देता हूं, रोमन आर्मी, उसके बाद डेट है अपने पास 450 मान लो या 449 मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हमने नाम सुना है किंग आर्थर का, उसके बाद हमने नाम सुना है एक डेट का 597, और यहीं वेसेक्स का जिक्र भी है किंग आर्थर के साथ ही। ये बातें अपन पढ़ के आए हैं नहीं पढ़ के आए, ये बताओ। इन चीजों को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इनके बारे में? चलो इस डायग्राम से समझ लो। अब बताओ, 5th सेंचुरी, 449, अर्ली 6th सेंचुरी, किंग आर्थर, इन्वेजन ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स, नाम सुना था नहीं सुना था? बताओ क्या नाम सुना था, फिर आगे इस पे और चर्चा करते हैं। पहले ये चीज अपन पढ़ के आ चुके हैं तो आपको बताना जरूरी है इसके बारे में। हमने ये बात करी थी, डायग्राम देख लिया। रोमन एम्पायर, रोमन आर्मी गई थी 450 में। एंजल्स, जूट्स, सेक्सॉन्स, 3 कबीले आए थे इंग्लैंड में। किंग आर्थर की कहानी क्या पढ़ी थी? किंग आर्थर की कहानी क्या थी, वो क्या पढ़ी थी बताओ? रोमन आर्मी के आने से पहले एक राजा थे, किंग आर्थर। सॉरी, रोमन आर्मी के आने के वक्त किंग आर्थर जब राजा बने तब 3 कबीलों ने उसी वक्त अटैक किया इंग्लैंड पे, जर्मेनिक जिन्हें कह रहे हैं। आर्थर वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन, वेरी इंटेलेक्चुअल ऑल्सो। उसने उनके अगेंस्ट में लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों को यूनाइट करने की भी कोशिश करी, मगर दिक्कतें हुई। तो ब्रिटेन का इतिहास है जैसे 3 साइकिल चलते हैं मेजर यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में। पहला साइकिल तो ये कहता है, जो लैटिन का, ग्रेको रोमन कल्चर का है, जीन बॉडल नाम से इसे 3 साइकिल में बांटा था। तो उन्होंने कहा कि पहला साइकिल चलता है जर्मेनिक, सॉरी लैटिन लैंग्वेज में या रोमन कल्चर में। तो पहले साइकिल में क्या है? पहले साइकिल में है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी। और अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो इतना वन ऑफ द स्टॉन्च पिलर ऑफ रोमन सिविलाइजेशन, और उस आदमी ने क्या बड़े काम किए, उसको आइडियलाइज किया गया। दूसरा साइकिल फ्रांस का चलता है। फ्रांस में भी ऐसे ही राजा शॉर्लेन और उनकी कहानियां होती हैं, उसको आइडियलाइज किया जाता है। इंग्लैंड वालों के पास क्या था? उनके पास किंग आर्थर थे, और किंग आर्थर की कहानियों को आगे आगे आप जितना भी लंबा जाते जाएंगे, आपको इसकी कहानी, इस आदमी को भाई एक नेशनलिज्म की बात आती है, जब राष्ट्र की, देश क्या है, तो देश का अपना हीरो भी होगा, उसकी अपनी जबान भी होगी, उसका अपना कल्चर भी होगा, उसकी अपने एक पूरा एक अलग से एक टेरिटरी वगैरह, ये तो जियोग्राफिक चीज़ है। ये 2-5 चीज़ें साथ में ज़रूरी हैं।
तो आर्थर को इसीलिए याद किया जाता है ब्रिटिश हिस्ट्री में कि इन्होंने जर्मनिक ट्राइब्स के अगेंस्ट मुकाबला किया था। फिर 597 के बाद अपन ने करा था, किस चीज में किया था कि इस वक्त यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई और उन्होंने रिटर्न जो अपने पास लिटरेचर है, ओरल तो खत्म हुई, रिटर्न की बात यहाँ से शुरू हो गई, उन्होंने लिखवाना शुरू किया। इसके पीछे एक कहानी है। सेंट ऑगस्टाइन ने जब इन एंजल्स कबीले के बच्चों को खेलते हुए देखा इस आइलैंड पे, तो उन्होंने कहा कि ये एंगल्स, ये तो सच में एंजल हैं, ट्राइब, ये एंगल्स मुड़े हुए कोने से आने वाले लोग नहीं, ये एंजल हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, तो यहां इनको गुलाम बनाओ। धर्म की एक खास बात होती है रिलीजन की, जब सत्ता चली जाती है तो रिलीजन एज ए सॉफ्ट पावर काम करता है। और सॉफ्ट पावर कैसे काम करता है? जब रोमन एम्पायर 450 में जा चुका था, ये कबीले इंग्लैंड पे अटैक कर चुके थे, तो रोमन्स को ये मालूम था कि हमारा सिविलाइजेशन खत्म हो रहा है, अब हमारे पास आगे बढ़ने की चीजें नहीं हैं, तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए सॉफ्ट पावर काम लो, लोगों को रिलीजियसली कन्वर्ट करो, उन्हें कहीं ना कहीं डोमिनेट करो, उनका एक ऐसा डिस्कोर्स तैयार करो। और जैसे फूको कहते हैं नॉलेज इज पावर, वैसे ही वही एक ज्ञान वैसा सॉफ्ट पावर बनाएगी जो पावर दिखाती थी। ये हिंदुस्तान के साथ भी हुआ, हमें कॉलोनाइज आइडियोलॉजी से भी किया गया, रिप्रेशन से भी किया गया, और उस आइडियोलॉजी में सबसे बड़ी चीज आपको दिखेगी वो रिलीजन दिखेगी, क्रिश्चियन मिशनरीज दिखेंगी जिन्होंने कन्वर्जन और ये सब काम किए ताकि इन लोगों को इंस्लेव किया जा सके। तो इसीलिए ये मिशनरीज आई थी, इसीलिए लिटरेचर लिखना शुरू हुआ था। अपन आगे बीड, एल्क्विन और उन सब राइटर्स की बात करेंगे। तो बताओ, इन डेट्स में यही चर्चा थी जो अपन पीछे पढ़ के आए थे। वेसेक्स नाम की जगह पे किंग आर्थर का रेन था, इसलिए इसका जिक्र आ रहा है। वेसेक्स, ये जैसे इंग्लैंड है, ये वाला हिस्सा है, ये वेसेक्स बोला जाता है। ये बात अपन यहां तक करके आ चुके। फिर इसमें भी एक दो डेट आ रही है। एक 1066 डेट है, ये बहुत जरूरी है, बाकी कोई खास बात ऊपर करी नहीं गई है। 1066 में क्या हुआ था? एक दोबारा एक अपने पास इंपॉर्टेंट डेट, अच्छा इससे पहले अपने पास है वाइकिंग इन्वेडर्स आए थे, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है किंग एल्फ्रेड की कहानी। 1871 के आसपास किंग एल्फ्रेड अपन को दिखते हैं। डेट जरूरी नहीं है, किंग एल्फ्रेड का नाम जरूरी है। ये पहला इंसान था, हमने बात करी, जिसने पहले पोइट्री की बात है, अब प्रोज आने लग गया है साहित्य में। प्रोज क्यों आया? वाइकिंग्स जिन्होंने अटैक किया नॉर्वे के साइड से, डेनमार्क की साइड से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, किंग एल्फ्रेड ने जब सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो चुका था, लैटिन कल्चर में जो चीजें लिखी गई थी उनको ओल्ड इंग्लिश वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट में ट्रांसलेट करवाया। तो ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेशन की चीजों की शुरुआत हो चुकी थी, और वो प्रोज है, वो एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। बीड के वर्क थे, इन्होंने उन्हें ट्रांसलेट कराया। ये वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने चर्चा करी, कोई समस्या नहीं। यही सब डिटेल इस चार्ट में बताई गई है। मैंने नोट्स में इस तरह की चीजें, चार्ट वगैरह रखे थे ताकि हमारी पिक्टोरियल मेमोरी है वो तेज हुआ करती है। हम तस्वीरों को, ग्राफ्स को देख के चीजों को समझते बेहतर हैं। तो देखिए, ये एंजल सेक्शन तीनों की बात है, यहाँ सेंट ऑगस्टाइन की बात है, ये वाइकिंग का इन्वेजन है, ये किंग एग्बर्ट वेसेक्स, किंग एल्फ्रेड की बात है। ये किंग एल्फ्रेड है ना, इसके बारे में आप एक कंपैरिजन करके देखिए। एक आदमी वॉरियर भी है, तलवार से भी काम कर रहा है, एक आदमी पढ़ा लिखा है, पेन से भी काम कर रहा है। राजस्थान में आपको इस तरह की अप्रोच, इस तरह का किंगशिप कहीं दिखे तो आपको कुंभा के पास दिखेगी। कुंभा म्यूजिक पे भी काम कर रहे हैं, कुंभा राइटिंग में भी काम कर रहे हैं, कुंभा लड़ाई भी कर रहे हैं, कुंभा अपनी टेरिटरी को बचा भी रहे हैं, अपने लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये अप्रोच आपको किंग एल्फ्रेड में दिखती है, जो प्रोज की शुरुआत भी कर रहा है, लोगों को यूनाइट भी कर रहा है और वाइकिंग इन्वेजन से बचा भी रहा है। तो ये एक डेट अपने पास
अब 1166 बचती है, जिसमें हमने कहा था कि बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई थी, और इस बैटल ऑफ हेस्टिंग के बाद नॉर्मन्स आ गए थे, फ्रेंच कल्चर आ गया था। ये इतनी बातें करी थी। अब अपन जो वर्क है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्विक फैक्ट है आपके पास जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, लैंग्वेज के सिलसिले में करके आ चुके हैं, कि इंग्लैंड लैंड है वो मैनी इन्वेजन्स रही थी, रोमन्स थे, एंग्लो सेक्शंस थे, वाइकिंग्स थे, नॉर्मन्स थे, और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज कैसे रिच बनती गई, इस पे बात अपन कर चुके थे। सोशल सिनेरियो इस पे ही पढ़ा था। लोग थे, क्या थे, कैसे थे? वॉरियर्स, उनके पास दूसरे कबीलों से लड़ाई करना, उनकी जमीनें हड़पना, अपने आप को सरवाइव करना, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप नहीं मारेंगे उस वक्त में तो आपको कोई मारेगा। अगर यही चीज रही तो दोनों तरफ से चीजें, एक पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया था पुराने अनसिविलाइज्ड कल्चर में। एंग्लो सेक्शन सोसाइटी, लिंग्विस्टिक सिनेरियो, लैंग्वेज एंजल सेक्शन से ये आई। एक खास इंपॉर्टेंट चीज जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नोट्स में भी इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। र्यूनिक क्या था? र्यूनिक ध्यान है, कुछ प्रीवियस ईयर के आपने एग्जाम दिए हों, र्यूनिक की चर्चा आई थी वहां, एक पास्ट ईयर पेपर में र्यूनिक का जिक्र है, रेफरेंस है। क्या था र्यूनिक? पुरानी अंग्रेजी में ओल्ड इंग्लिश का अल्फाबेट था। अल्फाबेट। अच्छा, अल्फाबेट क्या होता है? व्हाट इज अल्फाबेट? हमारे अल्फाबेट कौन से? अल्फाबेट शब्द है, ये ग्रीक के अल्फा और बीटा से बना है, अल्फा एंड बीटा से। अब जैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट कौन से? ए बी सी डी अंग्रेजी के हैं, पक्की बात। ये लैटिन लैंग्वेज से ही आए हैं। अंग्रेजी का अपना अपने पास कुछ नहीं है, सब चीजें उधार की हैं, मांगी हुई। तो यहां यूनिक अल्फाबेट कौन से हैं? एफ है, यू है, टी है, एच है, ओ है, आर है, सी है, ये 6 हैं। और आप पढ़ेंगे कि लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ साइन वुल्फ के जो वर्क थे, साइन वुल्फ के जो वर्क थे, वो सारे के सारे इन्हीं अल्फाबेट का यूज करके उसने कोशिश करी, नीचे छुपा के सी अपना नाम लिख रखा है। तो ये साइन वुल्फ के वर्क में लैटिन के लिए ये नाम आता है। इंग्लिश में तो लेमन ब्रूट का नाम आएगा, पहला ऑथर जिसे देखते हैं। जो ओल्ड इंग्लिश में जो लिख रहा था, लैटिन में जिसने लिखा था, उसमें साइन वुल्फ का नाम आता, जिसने अपने नाम कहीं ना कहीं मेंशन जरूर कर रखा, वो इसी लिपि का यूज करके किया था, र्यूनिक। तो एक चीज ये है। इस र्यूनिक के बारे में अपन ने बात करी। लिटरेरी सिनेरियो कैसा था? क्या पढ़ा था लिटरेरी सिनेरियो के बारे में? सबसे पहली चीज पढ़ी थी ओरल लिटरेचर। ओरल के बाद पढ़ा था जब रिलीजन आया तो रिटन फॉर्म में काम हुआ और रिलीजियस राइटिंग ज्यादा थी। या फिर लिरिक पोइट्री में हमने देखा था एलिजी थी या हिम थे, यही चीजें हैं। इस पूरे में यही बता रखा है। 9th सेंचुरी में प्रोज की शुरुआत हुई थी, यही पढ़ के आए थे अपन, यही यहां बात है। ओरल ट्रेडिशन, बियोवुल्फ एपिक, ओल्ड इंग्लिश में जो चीजें यूज हुई,
एलिट्रेशन है, कैनिंग है, ये पढ़ के आए थे। एलिट्रेशन हार्ट बीट वाली बात करी थी। कैनिंग के अंदर अपन ने समझा था कंपाउंड वर्ड्स। व्हाट इज कैनिंग? कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स कैसे? कैंडल ऑफ स्काई यानी सन। और क्या देखा था? वेल रोड, यानी वेल रोड मीन्स सी, जहां वेल है, जिस रास्ते पे ट्रेवल कर रही है। गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज मोनोसिन वियर्ड, गार्डियंस ऑफ मैनकाइंड। बैनस, बैनस का मतलब था बोन हाउस, मीन्स ह्यूमन बॉडी। ये कंपाउंड वर्ड्स ऐसे थे। बियोवुल्फ में इनका मेंशन कर रखा है, इन कंपाउंड वर्ड्स को सारा का सारा। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, अच्छा ये चीज एक और इन नोट्स में कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इन राइटिंग में अपन ने जो पढ़ा उसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव आपको दिखेगी। अब सवाल ये है कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होती क्या है? क्या है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव? जैसे 3 तरह के नैरेटिव आपको दिखते हैं। फर्स्ट पर्सन आपको दिखेगा, सेकंड पर्सन आपको दिखेगा, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, सेकंड पर्सन नैरेटिव और थर्ड पर्सन नैरेटिव। चलो इनको लिख भी देते हैं। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव एक है, सेकंड पर्सन एक है, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन पढ़ें। कितने अपन को कौन कौन से प्रोनाउन दिखते हैं बताओ? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी। आई, वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। यही पढ़ते हैं। ऐसी ही स्टोरीज में आपको दिखता है। एक सवाल और है, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा कौन से तरीके की नैरेटिव है अपन को देखने को मिलती है? लिटरेचर में सबसे ज्यादा आपको जो नैरेटिव दिखेगी वो दिखेगी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव और थर्ड पर्सन नैरेटिव। इन नैरेटिव की बात अपन जब नॉवेल पढ़ेंगे तब और ज्यादा आएगी। यहां तो फर्स्ट पर्सन का जिक्र आ गया, तो मैं चले इस चीज को समझा के आगे चलते हैं, जिससे आपकी समझ है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी रहे, कहानी से, स्टोरी से। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में होता क्या है? जैसे मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के 3 फिल्मों से एग्जाम्पल देता हूं। आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में 3 दोस्त हैं। फरहान है, वो नरेट कर रहा है स्टोरी। और नरेट क्या कर रहा है? ये कह रहा है हम 3 दोस्त थे, एक का पता नहीं लंबे वक्त से कहां गायब है। तो एक आदमी जो कहानी सुना रहा है, समवन हु इज टेलिंग द स्टोरी ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन इट। फरहान है, वो कहानी का कैरेक्टर भी है। तो फर्स्ट पर्सन वो है जिसे कहानी के बारे में मालूम है और कहानी का हिस्सा है। ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के भी इसमें 1-2 पार्ट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट नैरेटर है, वो जब नॉवेल पढ़ेंगे उसे खोल के पढ़ेंगे। अगली बात है सेकंड पर्सन नैरेटर। सेकंड पर्सन नैरेटर में आपने एक कहानी लव आजकल फिल्म देखी होगी, जिसमें जैक जो कैरेक्टर है सैफ अली खान का, वो बीच में, कहानी के बीच में कैमरे के पास आके
कुछ प्यार मोहब्बत के बारे में क्या होता है उसके बारे में कैमरे के सामने आके बता के जा रहा है। मतलब वो ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है कहीं ना कहीं। एंड द थर्ड पर्सन नैरेटिव, एज आई सेड, दो नैरेटिव टेक्निक हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा यूज हुई, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नैरेटिव को समझने के लिए आपने दो फिल्में देखी हैं, एक तो गैंग्स ऑफ वसेपुर मान लें, एक लगान मान लें। गैंग्स ऑफ वसेपुर की शुरुआत होती है पीयूष मिश्रा के पूरे बैकग्राउंड में एक आवाज चल रही है कि रामाधीर नाम का एक आदमी था, उसने फला फला चीजें करी और आज ये चीजें हैं। लगान फिल्म शुरू होती है अमिताभ बच्चन की उस बेस एक दबी गहरी आवाज में ये कहा जाता है कि ये गांव है, इसकी कहानी ये है। तो अब इन नैरेटिव टेक्निक में देखिए, जो अमिताभ बच्चन का पीछे बैकग्राउंड में चीजें आ रही हैं, उसमें अमिताभ बच्चन स्टोरी का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ बता के गए हैं। पीयूष मिश्रा उस कहानी का हिस्सा है गैंग्स ऑफ वसेपुर में। तो पीयूष मिश्रा इज पार्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव वाला किस्सा इनके साथ है, और अमिताभ बच्चन वाले केस में थर्ड पर्सन नैरेटिव का किस्सा अपन को दिख रहा है। इन नैरेटिव टेक्निक को आप पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं अंग्रेजी में। इनके लिए जो टर्म है अप्रोप्रिएट लिटरेचर का, विच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू किसका? राइटर का। ये नैरेटिव टेक्निक के बारे में थी। अब सवाल ये भी आता है, नरेटर क्या है? कौन होता है नरेटर? सीधे नरेटर या नरेट करना, ये शब्द आया कहां से और इसका मतलब क्या है? ये भी एक जरूरी सवाल है। क्या समझ में आता है आपको नरेटर नाम से? बताओ, कोई अंदाजा? कोई कहने वाला। अब कहने क्या, किस चीज को कहेगा? जो शब्दों को बनाया है, जो शब्दों को नॉवेल में बुना है, उनको एक तरतीबी से, एक सीक्वेंस से बताने वाला आदमी कौन है? नैरेटर है। और उस नैरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। राइटर ने पता नहीं कई बार फर्स्ट को रख देता है, कई बार सेकंड को रख देता है, कई बार थर्ड को रखता है। सेकंड तो आपको इटैलो कैल्विनो की नॉवेल में देखने को मिलता है ज्यादा से ज्यादा केस में, बाकी बहुत कम दिखेगा। फर्स्ट और थर्ड दिखेंगे, क्योंकि इसमें कई बार राइटर खुद मुब्तिला है कहानी में, कई बार वो बाहर से भी बता रहा, दोनों चीजें चल जाती। ऑडियंस को एड्रेस करना ड्रामा के केस में हुआ करता है, इसलिए आपको कम दिखता है। ये नैरेटिव की बात थी। अब सवाल मेरा आपसे एक और है। जितने सवाल होंगे उतना दिमाग पे जोर होगा, जितना दिमाग पे जोर होगा उतनी परतें खुलेंगी, जितनी परतें खुलेंगी उतने आपके चीजें संभलती जाएंगी, समझ में आते जाएगा। तो ये बताया जाए कि है क्या फर्स्ट पर्सन नरेटर, क्यों है वहां? लिखने वाला कहानी के साथ है। पुराने वक्त में जो कहानियां लिखी हैं, वो जो बीता है वो लिखी है। अब उसके पास एक इंसान है जो समंदर की जर्नी कर रहा है, एक इंसान है वो वॉरियर है, लड़ाइयां लड़ रहा है। उसके पास ये कहाँ वक्त है कि वो किसी दूसरे के बारे में बताए। उसके पास सबसे पहले जरूरी चीज तो उसके लिए है कि वो अपने बारे में बताए। जैसे एक वर्क है डेओर्स लेमेंट, डेओर लेमेंट कर रहे हैं, डेओर का दुख है तो अपने दुख के बारे में बता रहा है। सी फियरर वंडरर, साइन वॉल्फ के काम, तो साइन वॉल्फ अपने बारे में बता रहे हैं कि ये समंदर की जर्नी थी, ये कैसी थी। वॉन्डरर कैसा, कहां कहां घूमे थे, कहां कहां दिक्कतें आई थी। तो ये चीज आपको इस फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक में देखने को मिलती है, जिसके बारे में अपन ने बात करी। डियोर्स लेमन, सी फेरर, द वॉन्डरर नाम से ये कविताएं जो आई थी। इंपॉर्टेंट राइटर्स, पर्सनल रिलीजियस वॉइस थी राइटर्स की। फर्स्ट पर्सन पर्सनल रिलीजियस बात वही आ गई। इंपॉर्टेंट राइटर का शुरुआत ही सबसे पहले वेनरेबल बीड से होती है। अब आप कहेंगे कि आपने नाम तो बीड ही बताया था अकेला, ये वेनरेबल क्या है? ये एक एडजेक्टिव लगाया गया है इस नाम से पहले। ये बंदा तो
बीड है वेनरेबल, बहुत सम्माननीय, रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड क्यों? धर्म के बारे में कहानियां लिखी थी इसने। क्रिश्चियनिटी जब इंग्लैंड में आई उसके बाद से लैटिन में काम किया था सारा का सारा। तो बीड और एल्क्विन नाम से दो बंदे थे, दो इंसान थे जिन्होंने सबसे शुरुआती जिनकी राइटिंग आपको दिखती है बीड और एल्क्विन की। बीड का वर्क है हिस्टोरिकल प्रोज है, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। यहां एक्लेसियास्टिकल से क्या मतलब है? एक्लेसियास्टिकल का मतलब क्या है? एक्लेसियास्टिकल, एक्लेसिस नाम के शब्द ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब है धर्म के बारे में जो भी कायदे कानून बने हुए हैं उनकी व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना, उनके बारे में बताना। तो यही काम कहीं ना कहीं कौन कर रहे हैं? बीड इसके अंदर कर रहे हैं। रिलीजन का कैसे एक तरह से इस आइलैंड पे दिखा है उसके बारे में चर्चा करते हुए बीड नजर आ रहे हैं, इसलिए इसे एक्लियास्टिकल कहा गया है। अगला नाम है कैडमोन। कैडमन के वर्क में क्या दिखेगा? कैडमन वॉज अ ले वर्कर एट द मोनेस्ट्री ऑफ विटबाय इन नॉर्थम्बूरिया। नॉर्थम्बूरिया एरिया है, ये इंग्लैंड है, इसे नॉर्थ का हिस्सा नॉर्थम्बूरिया। वॉज अ ले वर्कर एट द मोनेस्ट्री। When the voice of God came to him, his hymn is the first song praise of English culture, first Christian religious poem. पहली क्रिश्चियनिटी की धार्मिक कविता ये है। बीड ने तो हिस्ट्री बताई इंग्लिश पीपल की। अब कैडमोन किसी मोनेस्ट्री में काम करते थे, वहां मोनेस्ट्री में काम करते थे, तो उन्होंने गॉड की हिम क्या हिम ने पढ़ी थी कि एक रिलीजियस पोएम, छोटी लिरिक कविता है। लिरिक कविता को बांट के देखा था, एलिजी है, सोनेट है, हिम है, सॉन्ग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये सारी चीजें लिरिक कविता में आती। तो जो छोटी कविता आप किसी भी काम से पहले पढ़ते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले एक श्लोक पढ़ा, तो वो हिम का ही हिस्सा है। इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, एपिक की शुरुआत होती है, आप अपने ईस्ट को याद करते हैं कोई बड़ा काम करने से पहले, वो हिम्न है। कैडमन हिम्न आ गया, शॉर्ट रिलीजियस पोएम। साइन वॉल्फ 8th और 9th सेंचुरी का लिखने वाला इंसान था। इनके काम कौन से? इनके वर्क हैं साइन वुल्फ के, सी फेयरर, वॉन्डरर, इनको एक कलेक्शन में रखा गया है। दो कलेक्शन आपको दिखते हैं, एक तो एक्सेटर बुक, दी एक्सेटर बुक, पहला, और दूसरा है वर्सेली, वर्सेली बुक। एक्सेटर बुक है, ये एक एक्सेटर नाम से कैथेड्रल था, और इनकी कविताओं का जो कलेक्शन है वहां उस कैथेड्रल में, एक्सेटर में रखा हुआ है। वर्सेली इटली का एक कैथेड्रल है। दूसरा जो इनका काम है, दूसरे जो कविताओं का कलेक्शन है, वो वहां रखा गया। तो इनके काम वहां जाके देख, मतलब उन किताबों में कलेक्शन में रखे गए हैं। सी फेरर, वॉन्डरर नाम की चीजें मैंने बता ही दी। वॉन्डरर और सी फेरर ये जिक्र कर रखा है, डे टू डे लाइफ ऑफ ए सेलर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। सी फेरर, जर्नी, समंदर की जर्नी पे बात। वॉन्डरर, समंदर के रास्ते, समंदर में जमीन पे घूमने वाला आदमी। अब ये सी फारर वर्ड है, ये देखिए, फारर यानी दूरी से है, फार से, और ये एक दुख की लेमेंट है कहीं ना कहीं। तो समंदर में एक इंसान दूरी तक घूम रहा है, उसको समंदर का डर भी है कहीं ना कहीं। तो ये फार, सी फारर, सी में दूरी तक की, सी को लंबे, समंदर को लंबे वक्त तक घूमने वाला आदमी। किंग एल्फ्रेड, यहां से प्रोज की शुरुआत हो रही है।
वेस्ट सेक्शन में इन कैडमिन्स हिम को इनको ट्रांसलेट करवाया था। प्रोज की शुरुआत ये अपन पढ़ के आए थे। और जो एंग्लो, यहां लिखा है एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, इसकी शुरुआत एल्फ्रेड ने ही करवाई थी। जो भी ट्रांसलेशन हो रहे थे वो इसी एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स के अंदर ही आ रहे थे, और इसको शुरुआत करवाने वाले एल्फ्रेड थे। तो एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल किसके वक्त आई है? किंग एल्फ्रेड के वक्त। तो वही बात अपन पीछे करके आ चुके हैं। डियोर्स लेमेंट, एलिजेइक पोएम, सैडनेस की बात है। डियोर किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने जिंदगी में एक सक्सेसफुल बार्ड है, बट नाउ अनदर बार्ड हैज टेकन हिज प्लेस। एक रिलीजियस जगह पे काम करने वाला आदमी जो कविताएं सुनाता है, कहता है, उसके पैट्रनेज मिली हुई है, मगर उसको किसी ने रिप्लेस कर दिया है। अब देखिए एक सीक्वेंस देख रहे हैं आप। पहले रिलीजन है कविताओं में, फिर आदमी इस रिलीजन से आगे बढ़ता है, जिंदगी की जद्दोजहद की बात आती है, समंदर पे बात आती है, सी फारर की बात आती है, वॉन्डरर की बात आती है कविताओं में। और इसके बाद क्या दिखेगा? जॉब, एक इंसान नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी को रिप्लेस कर दिया गया। ये जर्नी लिटरेचर की नहीं, इंसान के एवोल्यूशन की जर्नी भी है। ये ओल्ड इंग्लिश की चीजें अपन को दिखा रही हैं। धर्म था, ठीक है, धर्म की बात करी कविताओं में, उसके बाद वो धर्म से निकल के उसे आगे जिंदगी की गुजर भी करनी है, तो उस गुजर के लिए वो समंदर के रास्ते आगे कहीं चीजों पे बढ़ रहा है। और उसके बाद तीसरी जगह जॉब, नौकरी कर रहा था, नौकरी के बाद उसको किसी ने रिप्लेस किया, और रिप्लेसमेंट के लिए एक लेमेंट, एक दुख है, और वो कविता में आ रहा है। ये इंसान के एवोल्यूशन की कहानी भी है लिटरेचर और लैंग्वेज के साथ साथ। इसीलिए डियोर्स का वर्क है, ये निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है आपकी। तो ये डियोर्स का डियोर्स लेमेंट नाम से वर्क है। ड्रीम ऑफ रोड, ये भी एक वर्क है ओल्ड इंग्लिश का। रोड मींस यहां पे क्रॉस से है, यही रोड वॉल शिफ्ट में ROAD बनता है। और अब क्रॉस क्रिश्चियन रिलीजियस से जुड़ी हुई चीज है, तो कोई खास टाइटल आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने को आएगी वो क्या है? बियोवुल्फ नाम से एक एपिक है, बियोवुल्फ। अब बियोवुल्फ में लॉन्ग एपिक पोएम। अब सबसे पहली चीज, इस बियोवुल्फ के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। क्या जानते हैं आप बियोवुल्फ के बारे में? एपिक है। एपिक क्या पढ़ के आए थे अपन एपिक के बारे में, कि एपिक क्या होता है? व्हाट इज एपिक? कोई अंदाजा एपिक के बारे में? A long narrative poem. It has beginning, middle and end. Hero. It has a hero on whose fate tribe's fortune depends. एक ऐसा हीरो जिसके ऊपर ट्राइब का फॉर्च्यून है वो टिका हुआ है। वो कुछ गलत करेगा तो डाउनफॉल है, कुछ अच्छा करेगा तो आगे बढ़ा जाएगा। महाभारत में भी इन्हीं हीरोज की कहानी है, कौरव और पांडवों की कहानी है। एक गलत करता है दूसरे के साथ, दूसरा रिवोल्ट करता है। रिवोल्ट इतना बड़ा है कि सिविलाइजेशन के बदलने तक की नौबत है। और दूसरी कहानी आपके पास एलियड ओडेसी में, एक खूबसूरत महिला जिसका नाम हेलेन था। हेलेन किसी के साथ, हेक्टर के साथ रिलेशनशिप में जाती है, उसके साथ शी एलॉप्ड विद हिम, और उसके बाद एक पूरा सिविलाइजेशन बदलने की नौबत आती है। यही होता है एपिक में। ग्रैंड लैंग्वेज, ग्रैंड स्टाइल, हर चीज़ को एक तरीके से, अगर कोई इंसान है बैटल के लिए जा रहा है, वो अपने आप को, जो ड्रेसिंग चल रही है उसके अंदर भी बड़े बड़े लंबे लंबे चीज़ों में चीज़ें बताई जा रही हैं। एपिक सिमिलीज का यूज़ किया जा रहा है। एपिक पैराडाइज लॉस्ट जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे इस पर। बियोवुल्फ
कहानी है, क्या कहानी थी? अपन ने थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा करी थी, अंदाजा है तो बताओ, बियोवुल्फ के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बियोवुल्फ इज अ स्टोरी वेयर देयर इज अ किंग कॉल्ड हॉर्थगर नाम से एक किंग। उन्होंने हैरियट नाम से एक पैलेस बनवाया। हैरियट नाम से एक पैलेस है। पैलेस क्या है? एक मीड हॉल है। मीड हॉल, ये मीड हॉल क्या है? मीड हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। अब उन्होंने जो भी टेरिटरीज जीती हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, किसी को हराया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते थे, और यहाँ स्कॉप्स आया करते थे, बार्ड्स आया करते थे। जैसे ड्योर भी बार्ड था, उसको रिप्लेस कर दिया किसी ने। ये कहानियां कविताएं सुनाया करते थे। अब यहां दिक्कत है, इस मीड हॉल में ग्रेंडल नाम से एक मॉन्स्टर था। अब उसकी जगह पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने। अब देखिए नेचर का कितना खूबसूरत चीज है ये लोग पैगन्स को मानते थे। इन लोगों के पास बियोवुल्फ जब लिखा गया तब रिलीजन नहीं था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन नहीं था, पैगन गॉड्स थे। पेड़, प्रकृति, इन्हीं में बिजली की चमकना, थंडर, जैसे मैंने कहा था ना, थॉर, जैसे हमने बात थॉर, गॉड ऑफ लाइटनिंग, फिर हमने पढ़ा था वुडन, फिर हमने पढ़ा था फ्रिग, और इन्हीं से क्या आए हैं थर्सडे, वेंसडे, फ्राइडे, ये नाम आए, ये पढ़ा था। तो ये लोग इनको मानते थे। अब देखिए, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि नेचर पे कब्जा किया, नेचर रिवोल्ट कर रही, ये लोगों में डर था कि कुछ चीजें प्रकृति में ऐसी हैं, अब हवा बह रही है, बरसात हो रही है, इनको सबको देवताओं के नाम दिए गए थे, तो इनको डर था इन चीजों का। तो ग्रेंडल उस जगह का हिस्सा था, उसे ड्रैगन कह रहे हैं कि साहब इस आदमी ने, ये ड्रैगन है, ये जो भी मीड हॉल में वॉरियर्स इकट्ठा है उनको मारना शुरू करता है, ये ड्रैगन, ये मॉन्स्टर। अब जब मारना शुरू करता है तो ये बात फैलती है। इस बियोवुल्फ की सेटिंग कहां है? डेनमार्क। फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री का एक बंदा बियोवुल्फ, ए फेमस वॉरियर, द किंग हॉर्थगर्ड informed him about the whole scenario. He came to King Hrothgar and asked him about the whole situation. उसे explain किया कि ये दिक्कत आ रही है, बियोवुल्फ है, यहाँ जाते हैं, and he killed the monster. Again, at the same night, Grendel's mother appeared to take revenge. वो जब आती हैं बदला लेने के लिए, तो उस वक्त बियोवुल्फ की वापस लड़ाई होती है। ही ऑल्सो किल्ड हिज मदर, ग्रेंडल्स मदर। आफ्टर 50 years इन पार्ट 2, 50 साल के बाद एक बार वापस से एक ड्रैगन अपीयर हुआ है इसी स्कैंडिनेवियन, इसी कंट्री के अंदर, स्कैंडिनेवियन कंट्री में जहां बियोवुल्फ रह रहा है। और वो ड्रैगन है, वो एक्चुअली कोई खजाना पड़ा था, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। अब उसका कोई खजाना है, उसका कप है, गोल्ड कप, वो चुरा लिया जाता है और वापस बियोवुल्फ हैं, इससे लड़ाई लड़ते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। यहां एक ये तो कहानी है। अब यहां इसमें एक चीज और है, वो क्या है? अफ्रीका का रेफरेंस मिलता है एक जगह, अफ्रीका का रेफरेंस मिल रहा है, और बियोवुल्फ यूरोपियन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान, यूरोपियन सुपर पावर को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान। तो आपको यहां यह लगेगा कि
इस आइलैंड पे, इंग्लैंड पे रहने वाले लोगों की सोच पहले से कॉलोनियल लोगों को कॉलोनाइज करने की थी कहीं ना कहीं। एक रेफरेंस देखिए वो क्या है। ये जो मॉन्स्टर है ग्रेंडल, मॉन्स्टर है, इसे बताया है ये केन की फैमिली से आ रहा है। इज पार्ट ऑफ केन्स फैमिली एंसेस्ट्री। ये क्या था? देखिए, एडम एंड ईव दो लोग थे, खुदा ने जिन्हें बनाया। एडम और ईव के जो आगे की जो पैदा हुए उनका नाम था एबल एंड केन। केन है was very jealous of Abel and Abel को केन है वो मार देता है। God punished him, भगवान ने कहा इसे पनिश किया जाए और उसकी बॉडी पे कुछ एक मार्क बना दिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वेंट टू सम अफ्रीकन कंट्रीज और उसे क्रश किया गया कि आपको उसे कर्स दिया गया, ये कर्स दिया कि आप जिंदगी भर कहीं ना कहीं दूसरी जगह रहेंगे। जैसे अश्वत्थामा वाले केस में अपन रिलीजन के अंदर पढ़ते हैं, हिंदी अपने जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें, तो यहाँ भी ऐसा ही केस है। उसे कर्स दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बाहर अफ्रीकन कंट्रीज में जाता है। तो ये माना जाता है कि केन है वो अफ्रीका के लोग हैं, इसी केन से पैदा हुए हैं। और इस मॉन्स्टर को एज ए अफ्रीकन की तरह डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मगर केन का रेफरेंस आने से आता है। तो यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई गई है कि एक अफ्रीकन है वो बुरे हैं और इंडियन है वो यूरोपियन है वो कहीं ना कहीं बेहतर है। तो ये कॉलोनियल सिस्टम का आइडिया पहले से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आपको बियोवोल्फ के अंदर। एक बात तो ये बियोवोल्फ की समरी है। इस मॉन्स्टर का जिसे 50 साल बाद किसी ने मारा था, इसमें एक कैरेक्टर विगलेफ का आता है जो सपोर्ट कर रहा है विगलेफ किसको, बियोवोल्फ को, टू किल दैट मॉन्स्टर। आगे बढ़ते हैं। सेटिंग स्कैंडिनेवियन है, हम पढ़ के आ चुके हैं। लेट वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखा गया है। अलिटरेटिव वर्स, इट डजंट यूज राइम, इट यूजेस सेजोरा पोज मिडिल ऑफ ईच लाइन। ये भी सेजोरा क्या चीज है? सेजोरा है भाई, पहले राइम तो थी नहीं, तुक तुकबंदी काफिया ये तो था नहीं, तो क्या था? अलिट्रेशन था। जैसे मैंने कहा था फेयर इज फाउल, फाउल फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये कॉन्सोनेंट की आवाज है, व्यंजन की ध्वनियां हैं नियर बाई वर्ड्स में, फर्स्ट वर्ड्स में वो कॉन्सोनेंट है। तो यहां क्या किया जाता था, सेजोरा रखा जाता, फेयर इज फाउल, उसके बाद दो सेजोरा दिखाने के लिए दो अपन ऐसे लगाते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रही हैं। तो ये फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, इस तरीके से चीजों को मतलब एक राइम बनाई जाने की कोशिश थी। मगर राइम और मीटर तो फ्रेंच लोगों ने दिए थे, ये बाद में आपको दिखेंगे। यहां ये बात अपन ने इसके ऊपर चर्चा करी अभी। आगे देखते हैं। पोएम के बारे में अपन पढ़ के आ चुके हैं। हैरट किंग हॉर्थगर, ग्रेंडल की डिफीट, केन फैमिली से बताया, ये सब बात करके अपन आ चुके हैं। विगलफ की हेल्प ये पढ़ा है अपन ने। ये देखिए, ये बियोवुल्फ है। He represents European culture, civilization and machismo. And on the other part, it is the dragon. ये विगलेफ है जो सपोर्ट कर रहा है बियोवुल्फ को। ये फर्स्ट ड्रैगन है जिसके साथ मीड हॉल में उस हेरेट में लड़ाई हो रही है। ये वॉरियर्स हैं, सारे इकट्ठा हुए हैं।
ये ग्रेंडल्स मदर है, बियोवुल्फ किल्ड हर ऑल्सो। इस पिक्टोरियल मेमोरी से आपको समझ में आ जाएगा, ही इज आवर मैन बियोवुल्फ। अब इसका टाइटल भी आप समझ सकते हैं, टाइटल क्या है? बियोवुल्फ। वुल्फ प्लस बेयर। भालू और लोमड़ी से लिया गया है। ये वही कहानियां जहां नाम है वो जानवरों से उस हिसाब से रखे गए हैं। बेयर एंड वुल्फ, बियोवुल्फ। अब इसके कुछ फेमस ट्रांसलेशंस हुए हैं इस एपिक के। पहला ही है टॉलकियन का वर्क। उसने बियोवुल्फ, टॉलकियन एक फेमस मिडिल इंग्लिश पे काम करने वाले, ओल्ड इंग्लिश पे काम करने वाले स्कॉलर रह चुके हैं, राइटर रह चुके हैं। इनके काम पे हॉलीवुड पे बहुत सी फिल्में बनी हैं। अब जैसे मुझे वो एग्जैक्ट फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, रिंग्स नाम से कुछ है, रिंग, मैंने देखी नहीं मगर आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। रिंग समथिंग कुछ करके एक वर्क है जो एंग्लो सेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। इस बियोवुल्फ की कहानी पे ही वो पूरी की पूरी कहानी टिकी है। तो टॉलकियन के वर्क हैं जिन्हें काफी अवार्ड भी मिले हैं। इनके काम को अडेप्टेशन हुआ है हॉलीवुड में इनके वर्क्स का, और उन्होंने एंग्लो सेक्शन पे ही काम किया पूरा का पूरा। एक J.R. Tolkien, Beowulf, The Monster and the Critiques is landmark. He argued that poem is an elegy. ये पोएम एक दुख की कहानी है। Beowulf highlights the theme of transience of life. Christian versus pagan. Poem is set in pagan world, but narrated by a Christian voice, leading to unique double perspective. ये कोई खास समझने वाली बात नहीं है। पैगन और क्रिश्चियन की जो अपन ने बात करी थी, लोग पैगन कल्चर से डरा करते थे, उन्हें भगवान की श्रेणी में मानते थे या मॉन्स्टर की श्रेणी में मानते थे। तो इसके ऊपर डबल पर्सपेक्टिव की बात करी गई। सीमस हेने ने भी इसका ट्रांसलेशन किया था और उन्हें व्हाइट ब्रेड बुक ऑफ ईयर का प्राइज मिला था। ये बुक पॉस्थमसली, जो टॉलकियन की ये जो बियोवुल्फ पे काम है, ये पॉस्थमसली पब्लिश हुआ था उनके डेथ के बाद। पोस्थमसली यानी कि डेथ, पोस्ट डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। तो यहाँ दो नाम इंपॉर्टेंट है, टॉलकियन और हेने, जिन्होंने इस बियोवुल्फ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। अब आगे बढ़ते हैं। एंग्लो सेक्शन के राइटर्स थे, वो अपने पास इतने ही थे जिनकी अपन चर्चा करी। अब अपने पास अगली जो एज शुरू हो रही है उसका नाम है मिडिल एजेस। इसमें आपको कुछ और राइटर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट राइटर जॉफ्री चौसर देखने को मिलेंगे। आज हम यहाँ चौसर के बारे में बात करेंगे। अभी एंग्लो सेक्शन में आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पीछे जो वर्क पढ़ के आए अपन, इंपॉर्टेंट वर्क्स इन अ सेंस यहां ये है, एटलीस्ट आपको 2-3 राइटर्स का नाम ध्यान रहना चाहिए। राइटर्स, पोएट, जैसे बीड हैं, एल्क्विन हैं, साइन वुल्फ हैं, कैडमोन हैं, बियोवुल्फ एज ए एपिक है। एटलीस्ट 4-5 नाम आपको, ये इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपको 4-5 नाम ध्यान में रहे। बीड है, साइन वुल्फ है, कैडमन है। बियोवुल्फ एपिक के बारे में कई बार क्वेश्चन आए हैं इससे। विग्लिफ का एक क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है, तो ये चीज आपको एटलीस्ट ध्यान में रहे। दूसरी बात, डेट्स हैं शुरुआत की। एंग्लो सेक्शन कौन कौन से कबीले आए थे ये आपको ध्यान होना चाहिए। डेट, जैसे मैंने 2-3 डेट ही ज्यादा मेंशन करी है, 1497 या 49 मान लें आप, 1450 मान लें। उसके बाद मैंने 6th सेंचुरी में जब क्रिश्चियनिटी आई उसकी, किंग एल्फ्रेड की बात करी, एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ उसकी बात करी। तो 5-7 चीजें इसके अंदर इतनी जरूरी हैं।
मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन आपको समझाने के लिए किया, ताकि देखिए नोट्स दो तरीके से होते हैं। एक तो सिर्फ पॉइंट बता दिए जाएं आपको, आपने आज मेरी क्लास सुनी, 5 दिन रिवीजन नहीं हुआ आप भूल जाएंगे, तो दिक्कत क्या होगी? जिसने पहले पढ़ रखा है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं पढ़ रखा, जो शुरुआत करी है जिससे, उसके साथ ही वापस 1.5-2 घंटे की क्लास सुनना कहीं ना कहीं लाजमी भी नहीं है और समस्या भी खड़ी होगी इतनी सारी चीज़ों, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत लंबा है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा डिटेल में उस तरीके से बताया गया। आगे बढ़ते हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिगिन विद वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट्स इन इंग्लिश हिस्ट्री, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट चर्चा करके आए थे अपन, देखा था। नॉर्मन्स, नॉर्मैंडी से आए हुए लोग, नॉर्थमैन, इंग्लिश चैनल पार किया फ्रांस से, ये इंग्लैंड का मैप बताया था, ये इधर फ्रांस था, ये यहाँ इंग्लिश चैनल है, इसको क्रॉस किया, इंग्लैंड की तरफ आए, और फ्रेंच है, उसके बाद चीज़ें शुरुआत हुई। बैटल ऑफ हेस्टिंग के बारे में बात करी थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग पहले पढ़ के आए हैं अपन, तो ये मिडिल इंग्लिश आने की बात थी। नॉर्मन ब्रॉट फ्रेंच लैंग्वेज, बाइलिंगुअलिज्म शुरू हो गया है। बाइलिंगुअलिज्म क्या, पहले कौन सी लैंग्वेज थी? जर्मन्स के आने से पहले यहाँ जर्मन्स के, जब जर्मन कबीले आए, ओल्ड इंग्लिश बनना शुरू हुई। ओल्ड इंग्लिश बनना शुरू हुई, उसके साथ फ्रेंच आ गए, तो दो लैंग्वेज हैं, दोनों आपस में मिलजुल रही हैं। फ्रेंच वॉज वाइडली रेड बिटवीन फ्रॉम इंग्लैंड 12th सेंचुरी। 1385 के अंदर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1385, यहां French was finally rejected as the official language when King Henry V affirmed English as a dominant language. 1385 में अंग्रेजी एक डोमिनेंट लैंग्वेज के तौर पे आपको दिखना शुरू हो जाएगी। चलो इससे सवाल भी बन जाता है, क्यों? 1385 के आसपास हेनरी द फिफ्थ के वक्त ही क्यों दिखा? पहले बाद में भी हो सकती थी, क्या रीजन रहे, क्या खास बात थी? 100 years ऑफ वॉर, फ्रांस के साथ लड़ाइयां चल रही हैं। अब एक तो आप किसी से लड़ो और उसी की लैंग्वेज भी काम में लो। नेशनलिज्म, खुद का राष्ट्र, खुद का देश, खुद की लैंग्वेज, हर चीज बढ़ेगी वहां, हर चीज आपको दिखेगी, तो इसीलिए लैंग्वेज एक तरह से शिफ्ट हो रही है। लंदन डायलेक्ट कौन सा था? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ही लंदन डायलेक्ट है। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ही लंदन डायलेक्ट है। चर्चाएं अपन ने कर ली, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, क्या थी, सब बात हुई। भाई रीजन पढ़े थे ना, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहां थी, इस वजह से भी एक कारण था, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट आया। 13th सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ गई थी, तो ये सारे चीज तो अपन बात करके आए हैं पहले। ये भी पढ़ा था अपन ने 3 लैंग्वेज में। लैटिन कोर्ट की भाषा थी, फ्रेंच पावरफुल एलीट की लैंग्वेज थी, इंग्लिश है ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी, कॉमन मैन की भाषा थी अंग्रेजी, पढ़ा था पीछे। इंग्लिश लिटरेचर में क्या चेंज आए रोमन कॉन्क्वेस्ट के बाद, ये भी पढ़ा था। 2-3 राइटर्स का नाम आया था अपने पास, उसमें गोलेम डी लॉरेंस का नाम आया था, जीन डी म्यून का नाम आया था। रोमन डी ला रोज, रोमांस ऑफ द रोज, रोमांस लिटरेचर एग्जिस्टेंस में आई थी, बात करी थी इसकी पूरी क्लास में। मैरी डी फ्रांस के लेज, ये दोनों डेट अपन ने देखी थी। किंग आर्थर के रोमांस, किंग आर्थर की कहानियां, अब इंग्लैंड में फ्रांस के साथ लड़ाई हो रही है, उन्हें भी एक हीरो चाहिए। किंग आर्थर की कहानियों का ट्रांसलेशन होने लग गया, अब किंग आर्थर एज ए हीरो एग्जिस्टेंस में आ गए। ये फ्रेंच कुछ किताबें जो कि किंग आर्थर पे बात कर रही थी उस वक्त, उसमें शेरटन डी ट्रॉयस की एरिक डे एनेड था और यवेन नाम से वर्क था,
और ओनली रजिस्टर्ड बुक थी ना जो किंग आर्थर पे बात कर रही थी, वो थी हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया, जॉफ्री मोनमथ की थी, जो 1136 के पास आई थी। हिस्ट्री ऑफ किंग्स के यहाँ पूरी चर्चा है, ब्रिटेन के राजा कैसे थे उन पे चर्चा हुई है। ये चीज अपन पहले जो पढ़ के आ चुके हैं उसको मैं डिटेल में पूरा, आपके नोट्स हैं आप उससे पढ़ेंगे तो आपको इसका एक अंदाजा तकाजा लग जाएगा कि हम जो राइटर्स हैं वो नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ेंगे अब। उसमें पहला ही नाम आ रहा है लेमोन ब्रूट। लेमोन ब्रूट ये मिडिल इंग्लिश में शुरू है। अब जो फ्रांस के कल्चर के आने के बाद जो राइटिंग है उसमें लेमोन ब्रूट, एक इंपॉर्टेंट नाम। ये ब्रूट ये एपिक है, लेमोन्स ब्रूट है, ये एपिक है। पहला नेशनल एपिक कहते हैं इसे इंग्लिश का। होमर, एलियड, ओडेसी वो तो रोमन लैटिन भाषा, लैटिन सिविलाइजेशन का हिस्सा। लेमोन्स ब्रूट ब्रिटिशर्स हैं, वो खुद का हिस्सा। पहला नाम आपको किसी इंसान का दिख रहा है, किसने लिखा है नाम। अब लिटरेचर देखिए किस तरह ट्रेवल कर रही है। पहले एनोनिमिटी टू एनोनिमस, जान नहीं रहा, अब यूनानिमिटी, अब सब जान रहे हैं किसने लिखा। लेमन का नाम जान रहे हैं। ये ब्रूट कौन था? चलो ब्रूट को और सिंपली तो ब्रूटस। अब ब्रूटस कौन थे? ब्रूटस ये भी एक लैटिन हीरो रहे हैं। ब्रूटस नाम सुना? ब्रूटस नहीं सुना? सुना क्या है तो क्या जो सुना है वो बताओ। ये तो नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। कुछ तो सुना करो, तो तुम्हें कोई नाम पूछ लो उसमें दिक्कत है। ब्रूटस, ब्रूटस कौन थे? बैटल ऑफ ट्रॉय हो रही है, ट्रॉय की लड़ाई। हेलेन है, शी एलॉप्ड विद हेक्टर। दो एरिए हैं। ट्रॉय जिसे आज की भाषा में टर्की कहते हैं। तुमने ये तो नहीं सुना, पर तुमने ट्रॉय नाम से फिल्म बनी है वो तो देखी होगी। फिल्म भी नहीं देखी? देखना आज डाउनलोड करके ट्रॉय, जिसे पूरा जो मिथिकल कल्चर ब्रिटेन ने उठाया है या रोमन सिविलाइजेशन का है उस पर अंदाजा लगेगा चीजों का। ट्रॉय टर्की के हिस्से को बोलते हैं। एक ग्रीक सभ्यता है, यहां क्वीन थी हेलेन। इसे खूबसूरत बहुत बताया जाता था। अब देखा ना मैंने ना आपने, बताया जाता तो है। अब हेलेन की शादी हुई थी मेलेनस से। यहां ट्रॉय का एक राजा था हेक्टर, वो यहां आता है एक बारी, और हेलेन एलॉप्ड विद हर। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। यहां इस ग्रीक इन लोगों के पास एखिलीस नाम से एक पावरफुल वॉरियर था, वो हेक्टर को मार देता है। इसी ग्रीक आर्मी में एक बंदा था ब्रूटस। इसे इस ग्रीक सभ्यता से, ग्रीक कल्चर से, देश से निकाल दिया जाता है। वो भटकता भटकता इंग्लैंड पहुंचता है। और ये माना जाता है, देखो दो तरह के कंसेप्ट चलते हैं इंग्लैंड ब्रिटेन के नाम के एग्जिस्टेंस में आने के। एक तो ये चलता है कि ब्रिटेन्स नाम के वर्ड से ब्रिटेन आया। ये जो केल्ट्स और गेलिक जो एरिया था, ये लोग अपने आप को नीले रंग से पेंट करते थे तो ब्रिटेन्स बोलते थे, तो उससे ब्रिटेन आ गया। अब होता क्या है सभ्यताओं में, आप जब तक किसी चीज को मिथ से नहीं जोड़ोगे
तब तक आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो नेशनैलिटी है, आपकी आइडेंटिटी है, वो जमेगी नहीं। जैसे हम कहते हैं भारत का नाम भरत से आया। अब ये पता नहीं कितना सच है, कितनी क्या है, कितनी ये मिथ है, माना जाता है। तो होता क्या है, जब कोई आप आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उसको सॉलिड बनाने के लिए आप कोई चीज़ का बेस लगा, जैसे रिसर्च में आप करते हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी होती है तो वहाँ सबसे पहले आप अपना आर्ग्यूमेंट बताते हैं। उस आर्ग्यूमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या रखेंगे, कोई स्कॉलर ने उस पर क्या कहा है, इस बात को रखेंगे। तो ब्रिटेन वालों ने अपने नाम को एग्जिस्टेंस उस प्रेटेंस से ना देके एग्जिस्टेंस में कैसे लाए कि हम तो ब्रूटस, ये वॉरियर था जिसके साथ गलत हुआ था, उस वॉरियर के कहीं ना कहीं हिस्से के लोग हैं। तो इस ब्रूटस से वर्ड बना ब्रिटेन, ये एक मिथ बना दी गई। तो ये लेमन्स ब्रूट है, इसी के ऊपर ये लेमन्स ब्रूट है, यही इस चीज को जस्टिफाई भी करके जा रही है। इसलिए इसे एपिक की कैटेगरी, अब ब्रिटिशर्स ने कहा ये हमारा काम अब हो गया भाई, हमें आइडेंटिटी मिल गई है, हमें पता चल गया हम कहां से आए। और सच ये है, आप और मैं कहां से आए हैं किसी को नहीं मालूम। आज आपके डीएनए चेक हो और हमारे चेक हो तो किसी का चाइना में मिलेगा और किसी का कहीं मिलेगा, और किसी का ईरान में मिलेगा और किसी का पाकिस्तान में मिलेगा। हमें हमारे सच है वो सच में नहीं मालूम है। तो ये यहां पे ब्रूटस है, इसके ऊपर, ब्रूटस के ऊपर ये लेमन्स ब्रूट की कहानी है वो लिखी गई है। अब इसी मिडिल इंग्लिश में चौसर के वक्त मान लो, या मिडिल इंग्लिश का आप मोटा मोटा जॉन मेंडेविले के ट्रेवल्स आए थे। अब इन जॉन मेंडेविले के ट्रेवल्स पे भी बात कर लेते हैं। ट्रेवल राइटिंग आई थी इसकी, एंग्लो नॉर्मन में मेंडेविलेज ट्रेवल्स 1357 में पब्लिश हुई थी। हाँ जी, इस मेंडेविले के ट्रेवल्स में क्या दिखता है, फॉर्जरी दिखती है, झूठ दिखता है। झूठ क्या है, मेंडेविले के ट्रेवल्स में खास बात यह मिलेगी, जो एक्चुअल ट्रेवलर्स रहे थे, इस इंसान ने उनकी जो चीजें बताई उनको वहां से कॉपी पेस्ट किया और एक अपनी इमेजिनेशन से, कल्पनाओं से यह गढ़ा कि फला फला कंट्री एग्जिस्ट करती है, और इसी आदमी ने क्रिस्टोफर कोलंबस को बेवकूफ बनाया। कोलंबस ने यही मैप रखा था किसी चीज को ढूंढने के लिए, वो जाना कहीं और चाह रहा था और पहुंचा कहीं और उसने वो जब अमेरिका या इस रूट पे पहुंचता है तो जैसे उसे जो मैप मिला था देखने के लिए कि साहब इस रास्ते से आप ट्रेवल करेंगे, तो वो कुछ दिन भटका था इस मेंडेविले के ट्रेवल्स की वजह से। तो ये मेंडेविले फ्रॉजरी का सेंस में इसे काम में आया था, मगर इस बुक के जॉन मेंडेविले ट्रेवल्स कब आए थे, ये मिडिल इंग्लिश में आए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमेरिका जाने की कहानी, जाना इस आदमी को हिंदुस्तान था, ये अमेरिका की तरफ मुड़ता है। टू मेजर एजेस हैं इस मिडिल पीरियड में। हमने मोटा मोटी मिडिल पीरियड की जो काम लिखे गए थे उसको पढ़ा। अब मिडिल एजेस में सबसे पहले एंग्लो नॉर्मन के वर्क देखे अपन ने। पहले जो अर्ली मिडिल एजेस आ रही है, जिसे कहा है एंग्लो नॉर्मन, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ के आए, कौन कौन से राइटर पढ़े। एक तो मैरी डे फ्रांस पढ़ा,
उसने लेज लिखे थे, और एक ले रोमन डे ला रोज, इसमें लॉरिन और जीन डी म्यूज का जिक्र आता है, जीन डी म्यून का जिक्र आता है, ये पढ़ा। एक हमने लेमन्स ब्रूट पढ़ा। तो ये देखिए, ये तो फ्रेंच भाषा में ही लिखे गए थे, ये इंग्लिश कल्चर और लेमन्स ब्रूट उस पे बात कर रहा है मिडिल इंग्लिश में। तो ये अपन ने, इसके बाद लेट मिडिवियल पीरियड आता है 1300 से 1485 के बीच। यहां चौसेरियन एज है 1350 से 1400, डार्क एजेस है 1400 से 1485। अब एज ऑफ चौसर पे थोड़ा बात करते हैं। एज ऑफ चौसर, पहले चौसर की जिंदगी के बारे में कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं। कल भी अपने छोटी मोटी चौसर के ऊपर बात करी थी, आज इसके ऊपर चौसर का बैकग्राउंड समझते हैं, फिर चौसर की जो राइटिंग्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चौसर के बारे में पहले तो आपसे सवाल कि आपको क्या जानकारी है, व्हाट डू यू नो अबाउट चौसर। इसे बहुत से नाम दिए गए हैं। चौसर को यह भी कहा गया है कि ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कई बार बोला जाता है। पुराने नॉवेल आगे पढ़ेंगे जब कई नाम और आएंगे, मगर एक वेग सेंस पैदा होता है, वेग सेंस में बात बताई गई है इसके लिए। इंग्लिश हर चीज में जो इंग्लिश में शुरुआत में देखते हैं, चौसर का कई जगह नाम आ रहा है। क्या खास बात थी इस आदमी की, कौन था ये, कुछ जानकारी? बताओ, हमने क्या पढ़ा था? कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स नाम से एक चीज आ रही है, बिल्कुल मिडिल क्लास से जुड़ी हुई कहानियां कैंटरबरी टेल्स में है। देखिए, चौसर चौसर ये नाम है, ये फ्रेंच वर्ड से निकला। चौसर चौसर ये नाम ही है, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है, चौसेरा से। चौसेरा का यहां मतलब होता था शू मेकर। तो एक इंसान जो कॉबलर फैमिली से आ रहा है, मोची है, उसके पिता वाइन मर्चेंट बनते हैं, पैसा आता है, विंटनर बन रहे, वाइन मर्चेंट को अपन बोलते हैं विंटनर, विंटनर बनते हैं, पैसा आता है, इनके रिलेशन है वो रॉयल सोसाइटी, जो रॉयल्स थे, किंग्स थे, उनसे बनते हैं। चौसर एज ए डिप्लोमेट काम करते हैं, चौसर एज ए सोल्जर काम करते हैं, चौसर एज ए एमपी रहते हैं, और चौसर एज ए राइटर भी रहते हैं। चौसर के जब फैमिली के रिश्ते अच्छे हुए तो उनकी एक शादी होती है जॉन ऑफ गॉन्ट की फैमिली से। जॉन ऑफ गॉन्ट की फैमिली से शादी, ये राजा के सबसे करीबी आदमी था, तो इसे इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा हुआ, और चौसर की अप्रोच है वो बढ़ती गई। ये तो उनके बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से कोई सवाल नहीं आता, एज ए स्टोरी समझाने के लिए अपन ने बात करी। चौसर ने 3 किंग्स के अंडर में काम किया था। एडवर्ड थर्ड के साथ ये रहे, रिचर्ड सेकंड के साथ ये रहे, और हेनरी द फोर्थ के साथ चौसर रहे। 3 लोगों के साथ चौसर ने काम किया था। अब चौसर की अपन राइटिंग्स पे बात करेंगे कि इस आदमी ने नया क्या किया, इसकी जिंदगी में
ये तो जिंदगी के सिलसिले से जुड़ी चीजें थी। इसने इसके जो नयापन था उसके ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं चौसर के बारे में। चौसर से पहले लेट मिडिल एजेस का बैकग्राउंड समझाया गया जिसे अपन पढ़ के आ चुके हैं। आप देखिए, हमने वॉट टेलर के ऊपर बात करी थी 1381 में, कल बात करके आए थे। कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटीज की बात करके आए थे, लैंग्वेज बनने में कैसे मदद कर रही हैं। इसके बाद लोलार्ड मूवमेंट के बारे में, लॉलेस नाम से ये शब्द फुसफुसाने के तरीके से लोलार्ड बना है और उसी लोलार्ड से लोरी का जिक्र भी दिखता है। ये सब बात करके आए थे। पार्डन सेल करते थे, सब चर्चाएं पीछे करी थी। उसके बाद पीजेंट रिवोल्ट, इसके बारे में पढ़ा था। न्यू मिडिल क्लास मर्चेंट क्लास बन रही थी, इसके बारे में चर्चा करी थी। लिटरेरी सिनेरियो, फ्रांस का रोमांस और इन सब चीजों के बारे में बात करी थी अपन ने। जॉन गोवर और इन सब का जिक्र अब आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे अपन। अलिटरेटिव रिवाइवल, ये चीज एक जो चीज इंपॉर्टेंट यहां दिख रही है, चौसर की एज में अलिटरेटिव रिवाइवल हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। चौसर जो अलिटरेशन को पसंद नहीं करते हैं उसे रिम रैम रॉफ की कहते हैं। पार्सन्स टेल के अंदर, पार्सन कुछ कहता है तो पार्सन टेल के अंदर चौसर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, इट इज ओनली रिम रैम रॉफ। रिम रैम रॉफ है, बस एक लय दिख रही है, एलिट्रेशन के कॉन्सोनेंट साउंड समझ में आ रहे हैं कि कोई ताल है, स्टोरी समझ में नहीं आ रही है। तो यहां चौसर उस पर कॉमेंट भी करते हैं। अलिटरेटिव रिवाइवल क्या था? एलिटरेटिव रिवाइवल क्या था? एलिटरेटिव रिवाइवल, अब आपको ध्यान होगा एलिट्रेशन तो एंग्लो सेक्शन में था। पहली बात तो एलिट्रेशन कहां पड़ा था? एंग्लो सेक्शन में। ये फेमस डिवाइस यूज हो रही थी। ये आगे आते आते जब फ्रेंच एंग्लो नॉर्मन आए, एलिट्रेशन खत्म हो गया। वहां मीटर और राइम आ गई, हमने पढ़ा 1166 के बाद। इसका चौसर की एज में 1350 में वापस रिवाइवल है इस एलिट्रेशन का। कारण देखिए, ये इंग्लैंड है, ईस्ट मिडलैंड ये है, ये ईस्ट मिडलैंड है, ये सदर्न एरिया है, ये दूसरा हिस्सा है वेस्ट के साइड का। अब ये इस हिस्से पे तो फ्रांस का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इस हिस्से पे तो फ्रांस है, मगर दिक्कत ये है, ये हिस्सा ये जो कॉन्टिनेंटल कल्चर है उसको बहुत अडॉप्ट कर रहा है। इसके पास फ्रांस का इतना वो नहीं है, ये लोग इनसे परेशान भी हैं। और दूसरी चीज कि ये आगे बढ़ रहे हैं, परेशान हैं, और फ्रांस के साथ 100 साल से लड़ाइयां चल रही हैं। अब देखिए, ये कहेंगे हमारी इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड की, उसमें तो एलिट्रेशन था, आप मीटर राइम की बातें कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस चीज को रिवाइव कर रहे हैं। चौसर खुद मिडलैंड एरिया से थे, फ्रांस का प्रभाव था, तो मीटर राइम की बात करेंगे, राइमा रॉयल और वो सब लेके आ रहे हैं। इनको इस ओल्ड इंग्लिश के एलिट्रेशन से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए इसे ये नकार रहे हैं। तो ये चीज एलिटरेटिव रिवाइवल भी इस वक्त आपको दिख रहा है। आगे डिबेट पोएम्स भी इस वक्त आई थी, जैसे ऑल एंड द नाइटिंगेल, ओल एंड द नाइटिंगेल की कहानी। ये इंपॉर्टेंट एक कविता का नाम है, इसका नाम ध्यान रखना है।
एलिगरी क्या है ये अपन पढ़ के आए हैं, चर्चा करिए एलिगरी में क्या क्या होता है उसके ऊपर अपन ने पीछे ही क्लास में। दो लेवल का सिग्निफिकेंस दिखता है। पहला, जो एक्चुअल आपको चीज बताई गई है उससे इतर नीचे के मीनिंग खोजेंगे तो कोई पॉलिटिक्स पे, कोई सोसाइटी पे, कोई मॉरल एथिक्स के बारे में बात करके वो बात चली जाएगी। ऐसा आयरनी में भी होता है, मगर आयरनी कोई ज्ञान देने की डायरेक्ट चीज के बारे में बात करने की नहीं, वो मजाक के लिए चीज दिखेगी। रोमांस स्टोरीज आ गई थी, एडवेंचर, लव, शिविलरी, ये कल पढ़ के आए थे। ड्रामा में मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज, मोरालिटी प्लेज कल पढ़ के आए थे। मोरालिटी की आगे आगे जिक्र आएगा। मिस्ट्री मिरेकल अपन पढ़ के आए थे। मिस्ट्री मिरेकल में 3 साइकिल की बात करी थी अपन ने, क्वेश्चन आया हुआ है वो 3 साइकिल कौन से थे। मिस्ट्री मिरेकल में 3 साइकिल पढ़े थे ना अपन ने, कौन कौन से 3 साइकिल थे बताओ। वेकफील्ड साइकिल, नोट्स देख लिए, पीछे पेज पलट लिया। चेस्टर साइकिल, वेकफील्ड में थे 48 प्लेज, जो सबसे बड़ा साइकिल, सॉरी, यॉर्क साइकिल, वेकफील्ड साइकिल, चेस्टर साइकिल, सबसे ज्यादा प्लेज थे वो किसमें थे, यॉर्क में थे। चेस्टर में 24 थे और वेकफील्ड में 42 थे। तो ये अपन ने बात करी थी इन साइकिल्स के बारे में भी। अब जॉफरी चौसर का जिक्र आ रहा है। ये चौसर साहब आपको दिख रहे होंगे, जॉफरी चौसर। अब इन पे कुछ क्रिटिक्स ने फेमसली कुछ बातें करी, इनके जिंदगी के बारे में कुछ क्रिटिक्स ने कहा है चौसर के ऊपर। क्या कहा है? जॉन ड्राइडन ने एक वर्क लिखा, फेबल्स ऑफ एंशंट एंड मॉडर्न, ये आगे पढ़ेंगे अपन। इस वर्क में ड्राइडन ने चौसर पे कमेंट किया, गॉड्स प्लेंटी, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। क्यों कहा? गॉड्स प्लेंटी क्यों दिख रही है चौसर के वर्क्स में? क्या कारण है? कारण यह है, मिडिल क्लास के ऊपर लिख रहे थे। जो भी उस नेचर में बना हुआ था, जैसे भी लोग थे उस वक्त में, मिडिल क्लास, प्रीस्ट भी है, प्रायरस भी है, एक शॉपकीपर भी है, सब जो कैरेक्टर उस, तो जो ड्राइडन कह रहे हैं इस आदमी ने किसी को छोड़ा ही नहीं। जितना भगवान ने बनाया सबके ऊपर ये कुछ ना कुछ लिख के गया है, इसलिए गॉड्स प्लेंटी कह के जा रहे हैं। कौन? चौसर के वर्क में। ड्राइडन, फेबल्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न नाम। ये फेबल्स क्या है, कल भी इस पे अपन ने बात कर दी, ये एलिगरी का ही एक हिस्सा है। फेबल होता क्या है? फेबल में हमने बात करी थी, फेबल में एक्चुअली, फेबल जैसे बीस्ट फेबल पढ़ते थे, एसॉप्स बीस्ट फेबल, पंचतंत्र की कहानियां, तो उसमें जानवरों के जरिए कोई या तो पॉलिटिक्स पे कमेंट किया जा रहा है या मोरालिटी की सीख दी जा रही है, ये फेबल्स में हुआ करता है। इन्हीं फेबल पे ड्राइडन ने कमेंट किया था। अगला नाम है मैथ्यू एडमंड स्पेंसर। प्रेज हिज प्योर लैंग्वेज, कॉलिंग हिम वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। एडमंड स्पेंसर कह रहे हैं चौसर को, चौसर के लिए कहा गया वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। अनडिफिल्ड का मतलब है अनकरप्टेड।
जो करप्ट नहीं है। वेल स्प्रिंग मान ले, कोई कुआं मान ले, तो जो एक ऐसी जगह, एक ऐसा पानी का जरिया जो करप्ट नहीं हुआ है, जो अभी तक साफ पड़ा है, तो उनकी अंग्रेजी के ऊपर कमेंट करने के लिए कहा था। और इसी इंग्लिश का यूज स्पेंसर फेरी क्वीन में करते हैं, उसी आर्केइक जबान का। तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा एडमंड स्पेंसर जिस इंसान से इन्फ्लुएंस थे वो चौसर थे, और स्पेंसर से फिर इन्फ्लुएंस हुए वो मिल्टन थे। तो चौसर के ऊपर वो इसलिए कमेंट करके जा रहे हैं क्योंकि सारे की सारी जो स्पेंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो लैंग्वेज काम में ले रहे हैं, वो चौसर की लैंग्वेज की तरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त स्पेंसर तो रेनेसो में लिख रहे थे, एलिजाबेथन वक्त में लिख रहे थे, तो स्पेंसर को क्रिटिसिज्म भी मिलता है। और ये लाइन आती है उनकी बुक 4 में, जो फेरी क्वीन नाम से वर्क है, जो फेरी क्वीन नाम से वर्क है। फेरी क्वीन, उसमें ये बात मेंशन करके जा रहे हैं स्पेंसर। और इन्हीं स्पेंसर को क्रिटिसिज्म मिलता है बेन जॉनसन से। बेन जॉनसन, और जॉनसन कहते हैं स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज। स्पेंसर ने तो कोई भाषा लिखी ही नहीं, उसी आर्केइक को यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज को आगे बढ़ाया ही नहीं। ये जॉनसन ने क्रिटिसिज्म जॉनसन की तरफ से देखने को मिल रहा है। आगे किसी क्रिटिक ने, अभी यहां अपन ने क्रिटिक का बात क्यों करी है, चौसर बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, तो हम प्राइमरी इंट्रोडक्टरी क्लास में इसको एटलीस्ट ये तो समझें कि चौसर के बारे में बाकी क्रिटिक्स ने क्या कहा, उन पे सवाल भी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो इस पे बात करना क्या है थोड़ा सा जरूरी होता है। फिलिप सिडनी ने कहा, मैथ्यू आर्नोल्ड अगले हैं, उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड हिज स्टाइल बट क्लेम्ड ही लैक्स हाई सीरियसनेस। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक वर्क लिखा, द स्टडी ऑफ पोएट्री। स्टडी ऑफ पोएट्री में आर्नोल्ड हैं, वो हाई सीरियसनेस की बात करते हैं। या आपके एमए वगैरह में ये वर्क आया होगा, आपने देखा होगा। एक और शब्द भी यहां इंपॉर्टेंट आता है स्टडी ऑफ पोइट्री में, कौन सा है, ध्यान आ रहा है वो वर्ड? कौन सा वर्ड है, ध्यान आ रहा है? बताओ। टचस्टोन मेथड। आगे पढ़ेंगे इस बारे में अपन कि किसी भी राइटर में कितना लिखने की या कितना वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कितना अच्छा राइटर है, उसको अगर देखना है तो पुराने वक्त के जो स्कॉलर्स हैं, पुराने वक्त के जो क्लासिकल राइटर हैं, उनसे कंपेयर करके देखिए। टचस्टोन मेथड। हाई सीरियसनेस क्या थी आर्नोल्ड के लिए? आर्नोल्ड मानते थे कि लिटरेचर का पर्पस है वो समाज को अपलिफ्ट करना है, उसे मॉरलिटी में बांधना है। ये विक्टोरियन एज में लिख रहे थे जहां मॉरलिटी नाम की इंडस्ट्री, यूटिलिटेरियनिज्म और ये सब आने की वजह से बचा ही नहीं थी मॉरलिटी समाज में। तो उस वक्त ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में हाई सीरियसनेस होनी चाहिए कहीं ना कहीं। वो हाई सीरियसनेस ये कह रहे हैं चौसर में नहीं है। चौसर में क्यों नहीं है? कि चौसर ने तो रियलिज्म ये दिखाया कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, बट लिटरेचर में ये डायडेक्टिक अप्रोच नहीं रखी कि उसे क्या कर रहा है दिखाया, क्या करना चाहिए ये नहीं दिखाया है। He has just mentioned what the characters, what the people of England are doing at the time, but he is actually not mentioning what they should do. ये चौसर से उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या इस वजह से आप कह सकते हैं क्या उनमें हाई सीरियसनेस नहीं है?
जवाब होगा मेरी तरफ से नहीं। नहीं कह सकते, किसी राइटर को आप एक पैमाने पे नहीं तोल सकते, उसे ये नहीं बता सकते कि उसकी ये जरूरत है कि वो यही बताए कि समाज को अब क्या करना चाहिए और उसे ऊपर उठाए। दो वी पीपल एक्सेप्ट दिस थिंग, लिटरेचर इज वन ऑफ द फर्स्ट एंटी फंडामेंटलिस्ट थिंग। साहित्य बना ही फंडामेंटल्स जो हैं, जो कायदे कानून हैं, उनसे अलग के लिए होता है। तो क्या इस चीज को जो नहीं मानता है वो राइटर नहीं है? आप देखेंगे कि आगे आपको जो भी राइटर मिलेंगे, टी.एस. एलियट हैं, टी.एस. एलियट के बाद के न्यू क्रिटिक हैं, उनका तो ये कहें समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या वो अच्छे नहीं थे? क्या वो फेमस नहीं थे? क्या उन्होंने सोसाइटी में लैंग्वेज में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया? किया है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड का एक पर्सपेक्टिव था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इससे आगे अपन चौसर के बारे में एक दो चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे। अगला नाम है फिलिप सिडनी का। अमेज्ड दैट चौसर कुड राइट सो वेल ड्यूरिंग द मिस्ट्री एंड फॉगी टाइम्स। ये अपॉलजी ऑफ पोइट्री नाम से वर्क था, अपॉलजी ऑफ पोइट्री। इस वर्क में मिस्ट्री एंड फॉगी टाइम्स कहा है कि चौसर जिस वक्त राइटिंग कर रहे थे उस वक्त लड़ाइयाँ थी, लैंग्वेज भी नहीं बनी थी, और उसके बावजूद उस धुंधलके में चौसर जैसा बड़ा नाम है वो कैसे कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत रख रहा है, तारीफ कर रहे हैं। ए.सी. वॉर्ड नाम से क्रिटिक हैं, उन्होंने चौसर को ग्रेट ऑब्जर्वर बताया है। जी.के. चेस्टरटन नाम से एक इंसान हैं, उन्होंने चौसर को फादर ऑफ आवर ओन लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा है चौसर को। इसी जी.के. चेस्टरटन में एक चीज और ऐड कर लेते हैं अपन। चेस्टरटन ने चौसर के लिए कहा है, ये चीज ध्यान रखने वाली है, चेस्टरटन ने चौसर के लिए कहा है फादर ऑफ आवर लैंग्वेज, एक तो फादर ऑफ आवर लैंग्वेज, और दूसरा कहा है ग्रैंडफादर ऑफ आवर नॉवल। ये दोनों चीजें आप ध्यान रख लें, ग्रैंडफादर और फादर ऑफ आवर नॉवेल्स। ग्रैंडफादर ऑफ आवर नॉवेल्स, फादर हैं वो आगे आपको जहां से शुरुआत हो रही है नॉवेल्स में वहां भी कुछ एक चीज दिखेंगी, उनमें अपन डेफो और उन बाकी सब राइटर्स की बात करें तो ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ये चौसर के ऊपर कुछ एक कमेंट किए गए। चौसर 3 पीरियड्स में चौसर लिख रहे हैं। पहला है फ्रेंच, दूसरा है इटालियन और तीसरा है इंग्लिश पीरियड। अब फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश का ये है बात कि चौसर ने एज ए डिप्लोमेट काम किया था। वो कभी फ्रांस रहे, कभी इटली रहे, और कभी जो अंग्रेज तो इंग्लैंड में खुद रह ही रहे थे, तो वहां उनको बहुत से राइटर्स मिले। जैसे उनको इटालियन फेज में बकॉशियो और पेट्रार्क हैं, उनके वर्क्स को खूब पढ़ते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उनके वर्क्स में यहाँ आपको रोमन डी ला रोज फ्रेंच फेज में बुक ऑफ डचेस मिलेगा, इटालियन फेज में द हाउस ऑफ फेम और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स मिलेगा, और ट्रोइलस एंड क्रिसीडे मिलेगा, और इंग्लिश पीरियड में द कैंटरबरी टेल्स मिलेगा। अब अपन आगे चौसर के बारे में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो उनकी राइटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में बात करेंगे, एक एक वर्क को देखने की कोशिश करते हैं। कई बार सवाल इन फेजेस से भी आते हैं कि फ्रेंच फेज से कौन सा है, फ्रेंच फेज से, अब इसको याद ऐसे रख सकते हैं। अपन जब एंग्लो नॉर्मन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था रोमन डी ला रोज आया है, ये रोमन डी ला रोज, रोमेंट ऑफ द रोज है, उसी का ट्रांसलेशन चौसर कर रहे हैं। बुक ऑफ डचेस, और ये बुक ऑफ डचेस 3 पार्ट में है, A, B, C के अंदर 3 फ्रेगमेंट में है। ब्लांश,
ब्लाश नाम से इसे ब्लाश बोला जाएगा, ब्लाश ऑफ लैनकेस्टर, इसके ऊपर ये एक एलिजी लिखी है। इस पे अपन बात करेंगे एलिजी क्या है, किस बारे में है। अगला हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल, ट्रोइलस एंड क्रिसिडा, इटालियन फेज की है। ट्रोइलस एंड क्रिसिडा ग्रीको रोमन की कहानी है उस पीरियड की, तो वो इटली वही है, रोम का ही हिस्सा है, इसलिए ट्रोइलस एंड क्रिसिडा है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, इसके अंदर आपको पहला वैलेंटाइन डे का रेफरेंस मिलता है, वैलेंटाइंस डे, वो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में से ही आता है। और कैंटरबरी टेल्स इंग्लिश पीरियड में से हैं। अब अपन अगली क्लास में चौसर के जो वर्क्स हैं उनको डिटेल में देखते हैं एक एक करके।